हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि तुम लोग को साइंस को बहुत इजी तरह से बता दें, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत तुम लोग को मदद मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें वीडियो के बीच में होते रहेगी। तो जैसे मैं कि एक चीज़ बता दें कि मेरा नाम नवनीत कुमार है और हम जो है साइंस को बहुत ईजी तरीके से पढ़ाते हैं। तो चलो देखते हैं वीडियो में कैसा है। वो तो तुम लोग बताओगे इजी तरह तरीका से पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि देखा जाए कि आज हम लोग पढ़ने वाला हैं क्लास टेंथ। पढ़ने वाला तो क्लास टेंथ ही, इस पर लगभग अभी क्लास टेंथ का ही वीडियो जाएगा। बाद में आने वाला समय में नाइन्थ को भी अपलोड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ क्लास टेंथ का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज पढ़ने वाला हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर 1 साइंस, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले तो बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, जिसमें कि जो बेसिक चीज़ इसमें ज़रूरत होने वाला है, जिसमें केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो भी मैंने बुक में है आगे देखते हैं कि क्या क्या है, तो उस चीज़ को हम पढ़ते चलेंगे। जिसमें कि यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ भी है गोल में कि क्या क्या गोल है पढ़ने के लिए, इसमें सीखने के लिए। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ाएंगे, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, बस उतना ही पढ़ाएंगे जो हम लोग को टेंथ बोर्ड में इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ईटीसी। बस यही दो चीज़, ईटीसी क्या। उसके बाद पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद फिर जो है केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। हाँ, साथ में कुछ क्वेश्चन भी करते चलेंगे, जिससे कि और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिले। प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इसके लिए मैनेज कर लेना। टॉपिक को समझना, बात को समझना, पॉइंट को पकड़ना, आवाज़ कैसा है क्या इससे मैटर नहीं है। उसके बाद देखेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड कैसे आ गया। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर लास्ट में देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बोर्ड पैटर्न के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट ही है। सबसे पहले जिसमें कि बोले कि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाला हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या देखने वाला है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोग देखने वाला है सबसे पहले क्या चीज़, फिजिकल चेंज। नहीं, फिजिकल चेंज क्या होता है, तो डिफिनेशन छोड़ो, एग्जाम्पल छोड़ो। सबसे अच्छा एक हम तुम लोग को वीडियो एक इमेज से समझाने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चेंज इन स्टेट है। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, आइस। ये क्या चीज़ है, आइस। सेलेक्ट ना होता है सल्ला। ये क्या चीज़ है, आइस। और ये क्या चीज़ है, लिक्विड। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये गैस फॉर्म में है। क्या चीज़ है, ये गैस फॉर्म में है। ये हो क्या रहा है, ये गैस फॉर्म में है। खैर उतना समझ गए होगा, ये हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है, जो फिजिकल चेंज होता है उसको मैं या शेप को अपना चेंज, ये किस तरह का चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। बताते हैं, सब्र करो, किस तरह से है, क्यों है। ये आइस है। इस आइस को अगर तुम रूम टेम्परेचर पे रख दो, फ्रिज से निकाल दो और एक रूम टेम्परेचर में खुले में रख दो, आइस कुछ देर में देखोगे कि लिक्विड बन गया, वाटर बन गया। ऐसा देखे हो तुम लोग घर में, ये चीज़ प्रैक्टिकली हर बच्चा देखा होगा। 99.9% बच्चा इस चीज़ को देखा होगा और जानता भी होगा। तो वो जो बर्फ़ है उसको कुछ देर रूम में रखें, फ्रिज से बाहर, लिक्विड में हो गया।
उसी वाटर को फिर से उठा के हम फ्रिज में रख दिए, ऑन कर दिए, और 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद जाके देखे थे वो फिर से सॉलिड हो गया। ऐसा क्यों? ये सोचे हो कभी? नहीं। क्यों नहीं सोचे हो? कभी सोचो। साइंस पढ़ रहे हो तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, सोचो तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है फिजिकल चेंज है, इसमें किसी तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन इसका चेंज नहीं हो रहा है। ये चाहे तो रहे सॉलिड फॉर्म में, तो इसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? H2O। या रहा ये लिक्विड फॉर्म में, फिर भी इसका सेम ही रहेगा, H2O ही। इसका भी रहेगा H2O ही। और अगर यहाँ पे हम गैस की बात करें तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। सिर्फ बॉन्ड टूटता है, इसका केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है। जिसमें कि कोई गैस, मान लो कि ये होगा H2, सपोज दैट। अब कौन कौन है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ये मान लो H2, इसको मान लेते हैं O2। तो इसका जो बॉन्ड सिर्फ टूटा है, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन नहीं बन गया, या ऑक्सीजन से नाइट्रोजन नहीं बन गया। ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है। अगर इसको हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स को फिर से साथ में लाएंगे तो फिर से ये वाटर बन सकता है। तो ये रिवर्सेबल है, यानी कि ये फिजिकल चेंज है। तो इतना तो समझ गए हो कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसका कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है। वो अपना शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। अब इसका हम डिफिनेशन पे आते हैं। अब फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सब्सटेंस चेंज। फिजिकल चेंज उस तरह का चेंज होता है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है या वो सब्सटेंस चेंज होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जिसमें कि हम बताएंगे इसका कोई केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। शेप बताएं कि शेप चेंज कर सकता है ये अपना, साइज चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। जो हम यहाँ पे एग्जांपल से, ये तीनों के एग्जांपल से बताएं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा सकता है, अपना कलर चेंज कर सकता है, और अपीयरेंस चेंज कर सकता है। अपीयरेंस ये तुम लोग को खैर ज़रूरत का चीज़ नहीं है, यहाँ तक काफ़ी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है सेम स्लाइड में, देख सकते हो। मेल्टिंग ऑफ आइस, जो हम तुम लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इस पे हम अब टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा डीप में जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि लगभग वही 1 घंटा के आसपास पूरा चैप्टर को अच्छी तरह से बता दें। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाला है क्या चीज़? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, तो इसको भी हम कुछ एग्जांपल से ही समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिसमें कि आग जल रहा है, दिख रहा होगा। आग किस तरह से जलता है, कभी सोचे हो? अगर एक क्या बोले कंटेनर ले लो, उस कंटेनर में पूरा जलने का व्यवस्था बने, जो भी पेट्रोल, लिक्विड, जलावन, लकड़ी, जो भी है डाल दो, उसको में से जितना हवा है सब निकाल दो, उसके बाद उसको जलाओ। जलेगा? पेट्रोल तो तुरंत आग धरता है, लेकिन उसमें एक भी तो ऑक्सीजन एयर रहना ही नहीं दो, और फिर उसको जलाओ। जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि अगर आग जब भी जलता है तो कैसे जलता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलता है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके जलता है। तो ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो उस टाइम प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। माने केमिकली उसको में हम केमिकल रिएक्शन के तुम लोग के एक्सप्लेनेशन में अभी घुस गए थे। खैर कोई बात नहीं, केमिकल चेंज दोनों लगभग सेम चीज़ ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। केमिकल चेंज माने जो केमिकल रिएक्शन करेगा वो केमिकल चेंज होगा ही होगा, जो केमिकल चेंज होगा उसमें केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। दोनों मिलता जुलता चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा, तो जिसमें कि इसमें तो केमिकल चेंज हो जाएगा। हमको यहाँ पे बताना ये था कि जो केमिकल चेंज होगा वो उसको हम रिवर्सेबल नहीं कर सकते हैं।
जैसे में कि आग को अगर इस लकड़ी को हम जला दें तो फिर से इसको हम लकड़ी नहीं बना सकते हैं। इस सेव को अगर हम कुछ दिन रूम में रख के छोड़ दें और 2 दिन बाद देखेंगे तो सड़ जाएगा, उसको हम फिर से निमन नहीं कर सकते हैं, बढ़िया नहीं कर सकते हैं, खाने योग्य नहीं कर सकते हैं, स्मेल करने लगेगा। जो लोहा होता है उसमें जंग लग गया तो उसको हम फिर से नया की तरह नहीं कर सकते हैं। जंग छुड़ा सकते हैं लेकिन उस पर कोटिंग जो है वो कुछ ना कुछ असर इफेक्ट रह ही जाएगा। जो हम लोग को पेट में खाना पचता है उसमें भी केमिकल चेंज ही होता है, क्योंकि जो हम खाना खाएं पेट में गया उसके बाद वो बाहर निकला, क्या वो सेम रहता है? नहीं, कभी भी नहीं। तो उसको हम रिवर्स भी फिर से खाना के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल चेंज ये होता है और इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। बोले ना कि दोनों लगभग सेम है, अभी बोले थे यार, देखो डिफिनेशन में भी आ गया, चलो कोई बात नहीं। ऑल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन is a process where one or more starting substance react or transfer into one or more new different substance। यहाँ पे जो होता है, जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट आता है वो जो एलिमेंट या सब्सटेंस रिएक्ट किया है उससे बिल्कुल डिफरेंट या अलग आता है। और ये जो होता है विथ है इंटायरली न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो रिएक्टेंट पहले था प्रोडक्ट से पहले था उसके कंपेयर में इसका कुछ, सपोज दैट यहाँ पे लेते हैं हम, क्या चीज़ ले लें, छोड़ो आगे ले लेंगे, जब नेक्स्ट स्लाइड केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे ना उस टाइम बता देंगे। केमिकल चेंज में बस इतना तुम लोग बेसिक याद रखो कि जो अगर केमिकल चेंज होगा उसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट अगर एक पेपर को हम फाड़ दे तो उसको हम फिर से बढ़िया नहीं कर सकते हैं। एक लकड़ी को जला दे तो उसको हम फिर से लकड़ी के रूप में नहीं ला सकते हैं। अगर कोई वेजिटेबल या कुछ भी सड़ जाए तो उसको हम फिर से बढ़िया नहीं कर सकते हैं, वो केमिकल चेंज होता है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया। यहाँ पे जो एग्जांपल है हम बताए हैं उसी चीज़ को डिफिनेशन में लिखा हुआ है। और ये जो होता है इरिवर्सेबल प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम यहाँ पे तुम लोग को बताए थे, ये फिजिकल चेंज में तुम लोग को बताया था कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, उसी तरह से इसमें हम रिवर्स, केमिकल चेंज में हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, शेप इन साइज कलर रिवर्सेबल होता है, गैस इरिवर्सेबल ये होता है। यहाँ पे कुछ रस्टिंग ऑफ आयरन है, डाइजेशन ऑफ फूड है, सब बता दिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या चीज़ है अब नेक्स्ट स्लाइड आगे हम लोग का क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। स्क्रीन साइज जूम, परफेक्ट। जिसमें कि यहाँ पे मान लो कि ये कोई सब्सटेंस मान लो कि ये कोई सब्सटेंस ए है और ये कोई सब्सटेंस बी है, और ये दोनों को जब हम आपस में मिला दें, मान लो कि यहाँ पे हम ये जो इमेज से मान लो कि हम दोनों को आपस में मिला दिए हैं, जो मिला रहे हैं ना आपस में, इसमें से इसमें डाल दिए हैं, कुछ रिएक्शन होगा। तो ये मान लो कि सब्सटेंस ए बी है, सपोज दैट ए बी है, जो प्रोडक्ट है ए बी, जिसमें कि यहाँ पे जो सब्सटेंस ए था और ये बी था, दोनों को साथ में डाले तो कुछ रिएक्शन हुआ, और कुछ जब रिएक्शन हुआ तो उसका प्रोडक्ट क्या चीज़ आया, ए बी, माने कि दोनों साथ में मिल गया, माने जो प्रोडक्ट आया उसका ए बी। अब बताओ इसका ए बी और इसका बी से कुछ है मैटर नहीं, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, केमिकल रिएक्शन। दोनों आपस में मिला, रिएक्ट किया, कुछ आपस में हुआ और वो दूसरा सब्सटेंस बना दिया, ए बी। ई था ए और ई बी आई दोनों के जोड़ के हो गया ए बी, तो ये अलग हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो कि सपोज दैट ए जो था कार्बन था, लिखा रहा है गलत, उससे मैटर नहीं रखना,
और इसको मान लो कि ये है ऑक्सीजन O2। और जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिला तो क्या चीज़ बना दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ, पहले तो कार्बन मान लो कि खराब चीज़ है, गलत। कार्बन खराब क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने से हेल्थ इशू होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन हेल्दी था और एक कार्बन साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, रिएक्ट कर दिया। सपोज दैट कार्बन और ऑक्सीजन गैस होता है, यहाँ पे लिक्विड में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, करो कोई बात नहीं। ये जो यहाँ पे CO2 बना दिया था, इसको इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और केमिकल रिएक्शन में क्या, दो चीज़ मेनली होता है, एक तो होता है रिएक्टेंट साइड और एक होता है प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड क्या होता है, रिएक्टेंट साइड वो होता है जिस तरफ दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर, और नहीं सिंपल से समझो, उतना है वो डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे हाथ के लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो तुम्हारे राइट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। या सिंपल याद रख सकते हो, एरो के जिस तरफ एरो के निशान रहेगा उस तरफ प्रोडक्ट, और जिस तरफ कुछ नहीं रहेगा उस तरफ रिएक्टेंट। इतना याद रखना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड, इसका डिफिनेशन कुछ देखते हैं। डिफिनेशन क्या है, क्या चीज़ का, केमिकल रिएक्शन, वही पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? A chemical reaction is a process in which one or more substances are changed into new substance with different properties। यानी कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसका प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होता है। हीटिंग एंड कूलिंग सब्सटेंस कैन लीड बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हीटिंग और कूलिंग जो होता है, ये जो होता है बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज दोनों होता है। अब कैसे होता है हीटिंग एंड कूलिंग दोनों चीज़, वो तो पहली बात कि हवा के टकराव से अगर कोई भी गर्म पानी को रख दो तो उसमें ठंडा ठंडा रूम का जो हवा है उससे टकराएगा, उससे रिएक्ट करके उसको हीट रूम टेम्परेचर में ऑब्जॉर्बेशन होगा और वो पानी ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसमें को में हम फिजिकल चेंज क्या कह सकते हैं कि उस पानी को फिर से हम गैस पर चढ़ा करके उबालेंगे तो वो फिर से हीट हो जाएगा। लेकिन हीट तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसको में केमिकल रिएक्शन होगा कि जब गैस जलाएंगे तो गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलेगा और फिर पानी को वो हीट करेगा। खैर उतना डीपली नहीं जाना है, इतना ही जानना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या चीज़ का, केमिकल रिएक्शन का। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या चीज़, रस्टिंग ऑफ आयरन, हम पहले ही बता चुके हैं। व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शन, जब रस्टिंग और छोड़ो एक बार बता देते हैं, दिक्कत क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा और क्या यहाँ पे देखो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन रिडक्शन उस लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिलहाल थोड़ा बहुत बता देते हैं। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन घटता है, और रिडक्शन वो होता है जिसमें चाहे तो हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन हटता है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इतना बेसिक चीज़ बता दिए। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या चीज़, रस्टिंग ऑफ आयरन। जिसमें मान लो कि एक नया ब्रांड न्यू ताला लेके किन के हैं, और उसको हम पानी में, जो गेट मेरा बाहर वाला गेट है उसमें हम ताला मारे खोले, तो कुछ महीना बाद, मैंने 2 महीना बाद देखे कि वो पहले तो एकदम चमक रहा था लेकिन अब वो जो है लाल होते जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको तो हम नया लाए थे, नहीं लाल नहीं ना होना चाहिए, क्यों हो रहा है, सब्र करो। ऐसा देखे हो, सोचे हो नहीं, तो आज सोचो आज ऐसा क्यों हुआ। तो
इसलिए हुआ क्योंकि वो जो ताला था लोहा के ताला था, जो किन के लाया था वो लोहा के। मजबूत ताला न मारेंगे गेट, मेन बड़ा वाला गेट में मारेंगे तो मजबूत ताला न मारेंगे कि कोई तोड़े भी नहीं। तो इसके लिए हम मजबूत ताला लोहा वाला लाए थे, और उसको हम 2 महीना 3 महीना बाद देखे तो लाल पड़ गया। तो क्यों पड़ गया? इसलिए वो लाल पड़ गया क्योंकि वो बाहर था, वो पानी पड़ा तो पानी से भींगा, दिन भर हवा से उसमें हवा लगते रहा, दिन को धूप लगा, तो इसके चलते वो रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करके क्या बना लिया वो अपने ऊपर आयरन ऑक्साइड बना लिया। आयरन ऑक्साइड कैसे कैसे बनाता है, क्या चीज़ मिलता है? सबसे पहले तो वो आयरन जो ताला था आयरन का, उसका ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट से लिया, H2O जो कभी बारिश पड़ा तो वो H2O वाटर ले लिया, और जब ये तीनों आपस में मिल गए तो ये बना दिया क्या चीज़? FeO2H2O, माने कि हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को उस पर लेयर बना दिया। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल बताते हैं जो ज़रूरी है। तुम लोग को NCERT बुक का फर्स्ट ही पेज में शायद होगा या सेकंड पेज में होगा। रहने के लिए है, ये नहीं सोचना कि शायद होगा या नहीं, हो भी नहीं सकता, रहने के लिए है, लेकिन किस पेज में है इतना कंफर्म ना, फर्स्ट या सेकंड पेज में होगा। मैग्नीशियम के लिए, जिसमें कि देखो एक मैग्नीशियम रिबन लो और उसको जलाओ, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? कोई डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं क्यों नहीं जलेगा। इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम लंबे समय तक रखते हैं तो वो हवा से रिएक्ट करके उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है ना लेयर बना लेता है, इसलिए नहीं जल पाता है। तो उसको हम पहले रब करते हैं, रगड़ते हैं, और जब रब करते हैं तो उसको ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर छूट जाता है, और फिर उसको हम जलाते हैं तो जलने लगता है। और जलता किस तरह से है? तो वाइट फ्लेम, उजला वाइट फ्लेम तरह के डेजलिंग लाइट निकलता है उससे, और फिर वो जल जाता है। और उसके बाद वो बनाता क्या चीज़ है? जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जलाने के बाद, जलाने से पहले नहीं, जलाने के बाद उसके साथ फिर ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं ना, तो ऑक्सीजन भी साथ रिएक्ट में किया, तो जल के जो उसको अस बचा, जो राख बच गया, उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको भी कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो होता है राख हो जाता है, अस हो जाता है। तो यही चीज़ हम लोग के NCERT बुक में दिया है। यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ लिखा है। व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शन के बाद क्या हुआ? न्यू वाइट पाउडर, एक नया वाइट पाउडर निकला, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे बना, और ब्राइट लाइट डेजलिंग प्रोड्यूस हुआ। और इधर क्या चीज़ है? व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो डिफिनेशन पढ़ लो। डिफिनेशन अगर हम पढ़ के सभी को बताएंगे तो बहुत वीडियो फिर लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए डिफिनेशन छोड़ते हैं, हम कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है? क्वेश्चन। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज, छोड़ो क्वेश्चन छोड़ो, पहले हम तुम लोग को कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये मोमबत्ती से सपोज दैट मानो कि दिवाली है तुम्हारे घर में, और मोमबत्ती बहुत सारा किन के लाए हो, लाए, और पूरा घर में जला दिए, चारों तरफ जला दिए, और जब रात के जला के सो गए, पटाखा उड़ाखा छोड़े, इंजॉय खूब के सो गए, और सुबह उठ के देख रहे हैं तो मोमबत्ती जो था वो तो जल गया, उसके अंदर धागा भी था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन जो जहाँ जलाया था वहाँ पे मोम जमा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ कि जब धागा ख़त्म हो गया, मोमबत्ती जल गया, सब कुछ हो गया, और ये मोम क्यों रह गया? ऐसा कभी देखे हो? क्या सर देखे हैं? देखे हो ना? तो वही चीज़ है, ऐसा हुआ क्यों? छोड़ो हम ही बताते हैं ऐसा हुआ क्यों। और हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताना। बात को अगर लॉजिक को पकड़ पा रहे हो कमेंट में, अगर हमसे पहले पकड़ पा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, उसके बाद नहीं, क्योंकि हम खुद बता रहे हैं फिर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो मोमबत्ती का धागा है उसको हम जलाएं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, और उसके बाद जला, और जो धागा था वो जलते जलते पूरा जल गया। लेकिन जो मोम होता है वो जलता नहीं है, सिर्फ हीट के कारण वो पिघलता है, और पिघल के नीचे जम जाता है। तो ये धागा जो जला वो तो केमिकल रिएक्शन किया,
लेकिन जो मोम नीचे बैठ गया वो फिजिकल रिएक्शन किया, क्योंकि उसको हम फिर से अगर एक मोमबत्ती का शेप का एक कवर लें, उसमें एक धागा लगा के उस मोम को हल्का हीट करके लिक्विड फॉर्म में ला के उसमें डाल दें और कुछ देर बाद देखें तो वो फिर से सॉलिड एक मोमबत्ती रेडी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो मोमबत्ती होता है, इतना पता है, इससे कुछ समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ, यानी कि एक कैंडल बढ़ रहा है तो क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पहली बात कि फिजिकल चेंज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या फिजिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन या ऑल ऑफ दीज या सभी इसमें से। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। कैंडल के बारे में तो बहुत कुछ बता दिए हैं, अभी केमिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा, या फिजिकल रिएक्शन होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा, 4 ऑप्शन है। कमेंट में जल्दी बताओ टाइम स्टैम्प के साथ। 5 गिनने से पहले 1 2 3 4 5। चलो हम ही बताते हैं अब। देखो सबसे पहले की बात की केमिकल चेंज होगा। क्या केमिकल चेंज इसमें होगा, जो मोमबत्ती जल रहा है वो धागा जो जल के ख़त्म हो गया वो तो केमिकल चेंज है, उस धागा को हम फिर से वापस नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, जो मोमबत्ती है उसको हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं। मोम जो है, मोमबत्ती नहीं, मोम जो है, बत्ती तो ख़त्म ही हो गया, मोम केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, जब मोमबत्ती को हम जला रहे हैं तो वो जो है एयर से रिएक्ट करके तभी जल रहा है, फिर हम उन लोग को लाइट दे रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो कौन ऑप्शन होने वाला है, ऑल ऑफ दीज होने वाला है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाई बर्निंग ऑफ कैंडल बिहेव बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। आहा वेस्ट ना, आंसर शायद नहीं लिखा होगा, देख लेते हैं। नहीं, आंसर नहीं लिखा है, हम तुम लोग के आंसर ऐसे ही बता देते हैं मुंह से, तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेना। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, वाई बर्निंग ऑफ कैंडल वी हैव बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। जो बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जब हम जलाते हैं तो वो ऐसा क्यों करता है कि फिजिकल और केमिकल दोनों बिहेव करता है। तो ऐसा वो इसलिए करता है कि जो धागा है वो तो जल के कहानी ख़त्म, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जला, इसलिए वो केमिकल चेंज हुआ। उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन मोम को हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं। अगर नहीं अभी समझ में आया तो हल्का वीडियो को कुछ सेकंड बैक जाओ, देखो अभी हम इस स्लाइड पे आते ही इसके बारे में बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउ कैन बर्निंग ऑफ कैंडल ओकर अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल रिएक्शन किस तरह से करता है, सब बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। तुम लोग अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके सुन सकते हो, नोट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे देखते हैं आप क्या चीज़, केमिकल इक्वेशन। अरे तो बहुत सिंपल है केमिकल रिएक्शन। सपोज दैट, मेरे बात को सुनो, केमिकल रिएक्शन, अगर मान लो कि तुम साइंटिस्ट हो, अरे तू साइंटिस्ट बन जा ना सपना में, हाँ सपना में बन जा, साइंटिस्ट बन गया, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और तुम्हारे सामने एक मैग्नीशियम रिबन जला दिया, जल रहा है। अब तुम लोग को MANAGM मैग्नीशियम प्लस OXYGN ऑक्सीजन, फिर एरो दो, फिर लिखो कि इसे प्रोडक्ट आ रहा है, कि एरो नहीं इस मैंने कि जो भी है डिफिनेशन फॉर्म में लिखो कि इसे इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, पूरा एकदम लंबा लिखो। या तो लिखो डायरेक्ट शॉर्टकट में, देखा अरे ये तो मैग्नीशियम है, इसको जलाएं, हवा साथ रिएक्ट किया, Mg प्लस O2 के साथ रिएक्ट किया और ये जो प्रोडक्ट दिया तो ये तो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। MgO आ गया। देखो लिखा गलत है, इस पर फोकस नहीं, बोल हम जरा वो सुनो, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब बताओ अगर इसका हम पूरा डिफिनेशन लिखते हैं कितना समय जाता,
और यही इसको हम फार्मूला में लिख दें तो कितना बस mg प्लस O2 इक्वल टू mgO डायरेक्ट लिखा गया। कितना जल्दी टाइम का बचत। पहली बात क्या, अगर उस उतना देर में हमारा ऑब्जर्वेशन अगर तो mgO बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन है, साइंटिस्ट लोग तो बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं, जितना देर वो लिखेंगे उतना देर में उन लोग का कितना ऑब्जर्वेशन छूट जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं केमिकल, क्या कहते हैं, अबे यार ये भी जो है ना क्या किया। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या कह रहा है। द केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वही जो सिंबल होता है या फार्मूला कहो, उस जो रिप्रेजेंटेशन उसको करते हैं उसको हम कहते हैं क्या चीज़, केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फार्मूला। देखो चाहे तो उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करो या उसका फार्मूला से रिप्रेजेंट करो। सो द रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल ऑन द लेफ्ट एंड द प्रोडक्ट रिजल्टिंग सब्सटेंस ऑन द राइट सेपरेटेड बाय एरो। यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट सब्सटेंस है वो लेफ्ट साइड है H2 प्लस O2, और जो प्रोडक्ट है वो H2O राइट हैंड साइड है। इसको हम रिप्रेजेंट क्या चीज़ से किए हैं, फार्मूला से किए हैं। H2 हाइड्रोजन का फार्मूला हुआ, O2 ऑक्सीजन का फार्मूला हुआ, H2O वाटर का फार्मूला हुआ। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट किए हैं इसी को हम कहते हैं क्या चीज़, केमिकल इक्वेशन। इसको में हम ये एरो डिसाइड करता है कि किस तरह कौन जो है लेफ्ट हैंड साइड है और कौन जो है राइट साइड हैंड है। तो जो एरो के इस तरफ है राइट हैंड साइड वो प्रोडक्ट है, और जो ये एरो के इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो रिएक्टेंट है। तो केमिकल इक्वेशन बस इतना ही है, और बाकी जो ये डिफिनेशन है यहाँ दिख रहा है इसको पढ़ लेना, और बाकी इक्वेशन में कुछ नहीं है। समझ गए ना कि अगर कोई भी चीज़ को हम उसको केमिकल फार्मूला से या उसको सिंबॉलिक से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें शर्त ये है कि जो रिएक्टेंट है वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो एरो के राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। और ये टोटल चीज़ को फॉलो कर रहा है, और साथ में अगर बैलेंस उसको हम कर रहे हैं तो जो कोफिशिएंट लगाएंगे वो उसके पहले लगाएंगे कि मल्टीप्लाई जितना है उसके साथ हो जाए, तो उस चीज़ को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। कोफिशिएंट वाला बात बैलेंसिंग में समझ में आ जाएगा। सब्र लो बैलेंसिंग ही आ गया। अभी हम बोले बैलेंसिंग में कोफिशिएंट वाला बात समझ में आ जाएगा और बैलेंसिंग आ गया। तो इसको हम फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला फिर नज़दीक देखने के लिए उधर से इधर आना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं फिर हम बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस chemical equation you must ensure that the number of atoms of each element is same on the both reactant left and product right side adhering to the law of conservation of mass। देखो अगर क्लास 11th में साइंस लेते हो जिसमें कि फिजिक्स PCM लेते हो या PC भी लेते हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ोगे। PCM या PCB कुछ भी लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें पूरा डीपली पढ़ना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ नहीं कहता है, ये कहता है कि आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। ये RHS और LHS होता क्या है, RHS माने राइट हैंड साइड, LHS माने लेफ्ट हैंड साइड। चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ के लिए इक्वेशन में उस तरह से कर दिया ना तो कहानी ख़त्म। यहाँ के लिए RHS और LHS दोनों माने इक्वल होना चाहिए, RHS के बराबर LHS और LHS के बराबर RHS होना चाहिए। अगर इस तरह इस चीज़ को फॉलो कर रहा है तो एमी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। और बैलेंस इक्वेशन कहता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है उसको हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड, उसके बराबर प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो अगर इस तरह से है तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। सपोज दैट यहाँ पे हम देखते हैं कि H2 + O2 = H2O, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? बैलेंस है? दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स, बैलेंस है? आप तो कह रहे हैं नहीं बैलेंस है। नहीं बैलेंस है, हम कह रहे हैं नहीं बैलेंस है। O2 IO, इस तरफ ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन के एक ही एलिमेंट है। तो इस तरह के इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? बताएंगे रुको। इसका देखो जो बैलेंस इक्वेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 2 लगा दिए तो ये कितना हो गया? 4। इस तरफ पहले छोड़ो, इस तरफ पहले हम लगाते हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 लगा दिए तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है। 2 से अगर O को मल्टीप्लाई करें तो 2, इस तरफ भी 2, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, मैटर गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन से 2 दूनी 4 हो गया। तो उसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर हम यहाँ पे 2 लगा दिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। तो क्या इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स, इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स, इस तरफ भी ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट और इस तरफ भी ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा ना? हाँ। तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? तो हाँ, 100% बैलेंस है ना? हाँ। उसी तरह मैग्नीशियम भी है, एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है। अगर देखा जाए तो इस तरफ मैग्नीशियम 1 है और इस तरफ भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो बैलेंस हो गया। तो अगर इस तरफ हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएं और 2 से मल्टीप्लाई किए तो बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 इधर 2 हो गया, इधर 1 ही रह गया। तो इस तरफ हम मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे 2 लगा दिए। तो अब इसका जो स्टेप होने वाला है कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है, कैसे बैलेंस होता है, उस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या चीज़ है? स्टेप टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, माने कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो राइट द अनबैलेंस्ड स्केलेटन इक्वेशन, माने कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे या क्वेश्चन पेपर पे जहाँ भी दिया रहेगा। सबसे पहले तो वो चीज़ जिसमें कि यहाँ पे हम आयरन को लिख लिए, क्या बैलेंस है? दिख रहा है? नहीं बैलेंस है। इस तरफ आयरन 1 है, इस तरफ 3 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ 2 है, बैलेंस है ये वाला। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, हाँ बैलेंस है। फिर सेकेंड स्टेप करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ का जो एलिमेंट है उसको हम काउंट करेंगे, जो चूँकि हम कर चुके हैं। फिर हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे इजी होगा हम लोग को। इस तरह से जो टेबल हम बना लेंगे, सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे, फिर हम उसका रिएक्टेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड के लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड के लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि कौन एलिमेंट है, कितना मात्रा में किस तरफ है, किस तरफ कितना और चाहिए। तो जिसमें कि यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड हम लिखे हैं, प्रोडक्ट साइड लिखे हैं। रिएक्टेंट साइड आयरन कितना है? एक ही है ना? एक। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड आयरन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 4। अगर इस चीज़ को हम बैलेंस करें तो हमको सबसे पहले तो किसको बैलेंस करते हैं? अगर हम सबसे पहले आयरन को बैलेंस करें, इस तरफ 3 है तो अगर हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें तो आयरन तो इस तरफ बैलेंस हो गया और यहाँ भी आयरन बैलेंस हो गया। 3 3 2 2। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट साइड 4 है और ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन की तो बात छोड़ो। तो अगर हम नहीं, हाइड्रोजन 2 हाँ हाइड्रोजन बैलेंस है।
तो अगर इसको हमको यहाँ पे 4 करना है तो यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ पे तो 4 लगाना होगा, तब ना होगा बैलेंस। तो यहाँ पे अगर हम 4 लगा दें तो ई कितना, हाइड्रोजन तो 8 हो जाएगा, फिर ई अनबैलेंस हो जाएगा और ई तो बैलेंस हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 4 तो ई तो 8 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया ना। हमको इसको ए भी में मल्टीप्लाई 4, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गया बैलेंस, आयरन भी हो गया बैलेंस, लेकिन मैटर फंस गया किसका, इसका। तो इस तरफ हाइड्रोजन अकेले, यहाँ भी हम अब 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो मेरा फाइनल इक्वेशन आया, यहाँ पे लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन देता है क्या? हाँ, नहीं देगा हो, छोड़ो जाने दो। हल्का से गड़बड़ लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। कटना भाई, कटेगा कैसे हो, कि हमसे पूछ रहे हैं क्या हो गया। पूरा ही तो क्लीन हो गया हो। अच्छा कोई बात नहीं, हमको इक्वेशन लिखना है, उतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम इक्वेशन अब फाइनल लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा, कितना कितना कौन था, हाँ ये था 3Fe प्लस 4 से मल्टीप्लाई किए थे ना शायद, यहाँ हाँ 4 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 4H2O एरो के बाद यहाँ पे Fe3 ठीक था, O4 था, यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, Fe3O4 प्लस 4H2 है वहाँ पे। देखो यहाँ पे आयरन 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। लेकिन इसका फर्स्ट स्टेप था, हम यहाँ पे तुम लोग कैसा ही बता दिए, यहीं पे शॉर्ट में पूरा चीज़ हम बता दिए। अगर अच्छा से देखो, हम तो अभी स्टेप तुम लोग को शॉर्टकट में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया ना तो आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो हम शॉर्टकट भगाएंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। और हर एक स्टेप पे हम फुल एक्सप्लेन करें, तो यहीं पे हम पूरा एक्सप्लेन करें, वही चीज़ अब स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को आगे जो है ना प्रिंट फॉर्म में दिखेगा। जिसमें कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ हम नेक्स्ट स्टेप में किए थे ना, वही चीज़ यहाँ पे ये एम के जगह पे मल्टीप्लाई का सिंबल के जगह पे एम लिखा हुआ है। तो जहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में एम दिखेगा ना, उसको मल्टीप्लाई मान लेना। और वही स्टेप यहाँ पे जो है ना सभी में किया गया है। और ये जो कुछ जो है ना डिफिनेशन पढ़ते चलना, तो समझ गए हो ना, इससे कोई दिक्कत ना नहीं ना है तो लगले कमेंट करते चलना। मैंने लाइव तो हो नहीं कि कमेंट करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर दिक्कत होगा ना तो कमेंट कर देना, हम फिर से जो भी टॉपिक का दिक्कत होगा उस टॉपिक का एक शॉर्ट वीडियो बनाकर तुम लोग के लिए स्पेशलिस्ट अपलोड कर देंगे। अब बाकी तो ऐसे प्लानिंग यही है कि देखो ये पूरा स्टेप देखते चलना, तुम लोग मल्टीप्लाई के जगह पे एम के जगह पर मल्टीप्लाई कर लेना जितना है इसमें। बाकी हम तुम लोग को सब कुछ बता दें, डेफिनेशन ये सब पढ़ लेना। और कह रहे थे यही कि जो आने वाला दिसंबर है, कुछ जनवरी बीतते तुम लोग को पूरा चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो लास्ट टाइम प्रिपरेशन मूवमेंट हर एक चैप्टर का साइंस में दे देंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम लोग को दे देंगे
जनवरी में ही दे देंगे ताकि तुम लोग को कुछ समय मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। और एग्ज़ाम से पहले भी 20-30 क्वेश्चन का एक वीडियो देंगे या लाइव ही आके पढ़ा देंगे और क्वेश्चन को बता देंगे, जिससे तुम लोग को बोर्ड में बहुत ईजीएस्ट वे में रिवीजन हो जाएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले ये सारा चैप्टर का 1 शॉट वीडियो जो मेरा होगा वो देख लेना, क्योंकि ऐसे भी वीडियो जो है लॉन्ग नहीं हम बनाना चाह रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट में हर एक कॉन्सेप्ट बता दें और क्वेश्चन भी बताएं। तो क्वेश्चन तो खैर अभी हम इसमें कम कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ना तो वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मेनली कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो वीडियो जो है हम सभी बच्चा के लिए मान के लेकर चल रहे हैं कि जो कुछ पढ़ के आया है, या मान लो कि कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है। होता है जो बैक बेंचर होता है वो कुछ क्लास डेली जाएगा, लेकिन वो पढ़ने नहीं जाता है, कुछ देखने जाता है। बस वही करेगा, आएगा, पिटाएगा, टीचर से डांट सुनेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। और लास्ट टाइम जब घर वाला से सोचता है कि अब क्या होगा, रिजल्ट ख़राब होगा, उस टाइम पढ़ने आता है। तो उस बच्चा के लिए तो 1 नंबर वीडियो ही है। बाकी जो पढ़ रहा है तो उस लोग के लिए तो वीडियो ये है। तो जो बैक बेंचर हो तो ये वीडियो को छोड़ना मत, और मेरा चैनल भी मत छोड़ना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बैक बेंचर स्पेशली सब्सक्राइब करना, क्योंकि आई एम ऑलरेडी बैक बेंचर, इसलिए हमको पता है कौन बच्चा कैसे क्या कर सकता है। तो हम पढ़ने वाला है टाइप ऑफ रिएक्शन। देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ रिएक्शन। मेनली 4 तरह के केमिकल रिएक्शन होता है। सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है कि कोई भी चीज़, किस चीज़ का एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे इक्का हाइड्रोजन है। रियल लाइफ टाइम एग्जांपल लिया जाए, किस चीज़ का लूँ रियल लाइफ टाइम एग्जांपल कॉम्बिनेशन। हाँ, तुम्हारे घर में कुछ फल या कुछ वेजिटेबल फ्रिज में रखा होगा, उसको निकालो और रख दो कहीं पे, और 2 दिन ऐसा जगह रखना कि कोई हटाए नहीं उसको, फिर सेफ जगह पे नहीं रखें। फिर 2-3 दिन बाद देखोगे कुछ सड़ गया, उससे स्मेल आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? कुछ रीज़न होगा ना। ऐसा इसलिए हुआ कि उसमें जो है ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया। ऑक्सीजन बहुत तरह इन्वायरमेंट से हवा लिया, कुछ बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में, तो उससे रिएक्ट किया और उसको ख़राब कर दिया। इसको हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों साथ में मिल गया। अगर कहे तो तुम जिसको देखते हो ना, डेली देखने जाते हो ना क्लास, अगर उससे तुम कंबाइंड हो जाओ, एक बॉन्ड बना लो, उसको भी हम कहेंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि तुम दोनों मिल गए हो। इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। हम क्लियर नहीं बोले, लेकिन समझने वाला के लिए इशारा काफ़ी होता है। चलते हैं डिफिनेशन पर, एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद डिफिनेशन पे चलेंगे। देखो जिसमें कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों लोग हाथ मिला के क्या चीज़ बनाया, वाटर। तो इसको हम क्या चीज़ कहेंगे, कॉम्बिनेशन। कि हाइड्रोजन अपना मॉलिक्यूल्स दिया, ऑक्सीजन अपना मॉलिक्यूल्स दिया, दोनों साथ में मिला, उसके बाद क्या चीज़ हो गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। Sorry. A combination reaction, also known as a synthetic reaction, is the chemical process. जो केमिकल रिएक्शन होता है, सिंथेटिक रिएक्शन होता है, इसमें केमिकल प्रोसेस होता है। इन विच 2 or more element reactant combine to sign a single or more complex product। यानी कि जब भी अगर ये मान लो कि दो एलिमेंट मिलता है आपस में और एक नया प्रोडक्ट देता है, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो ये लोग से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जिसमें कि हाइड्रोजन तो H2 है, ऑक्सीजन O2 है, दोनों मिलकर 2H2 है। तो ये दोनों कुछ सिंपल कंपाउंड है। H2 और O2 जो है सिंपल कंपाउंड है, लेकिन H2O ये लोग की अपेक्षा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जो भी इसका फॉर्म आएगा वो इससे कॉम्प्लेक्स आएगा। तो जनरल इक्वेशन, इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, मेनली ये 2 प्रोडक्ट आपस में मिलेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा। 2 या 3 भी मिलेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, 3 मिलेगा तो 2 भी बना सकता है। लेकिन मेनली अगर 2 प्रोडक्ट आपस में एलिमेंट मिल रहा है, जिसका प्रोडक्ट एक आएगा, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं, अभी यही है,
फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये तो हम बता दिए डिफिनेशन है यहाँ पे, बाकी डिफिनेशन तुम लोग खुद पढ़ लेना। हम तो कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ बता रहे हैं, डिफिनेशन तुम लोग पढ़ना। 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ 1 molecules ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म 2 molecules ऑफ वाटर। मैंने कि 2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स मिलेगा और 1 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल्स मिलेगा, तो 2 वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम मन पढ़ लेना। अब इतना तो कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है ये है डीकम्पोजिशन। ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या चीज़ है? उसका उल्टा, जस्ट उल्टा। मान लो कि तुम्हारा किसी के साथ बहुत दिन से अच्छा बॉन्ड है, एकदम बहुत अच्छा बॉन्ड है, और उसको अब और तुम्हारे क्लास में एकदम लास्ट मूवमेंट कोई एक तुम्हारा ही दोस्त है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, और वो जो है तुम अपने दोस्त को तू अपने जो जिसके साथ तुम्हारा बॉन्ड है उसको तुम बताया कि उसके पास ऐसा है, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ऐसे है वैसे है, और देखने में भी तू स्मार्ट है, तू देख रही है कि स्मार्ट है, तो फिर वो गते गते क्या करेगी कि तुमसे बात करना कम करेगी और उसको साथ अट्रैक्ट होगी, और अट्रैक्ट होगी और क्या करेगी फिर तुम्हारे साथ तोड़ देगी, छोड़ देगी तुमको। तो उसको साथ भले बॉन्ड बनाए या ना बनाए उसे मैटर नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा तभी तो ये बॉन्ड उसके साथ बनाएगी, और उसको लगेगा कि नहीं अगर इस तुमसे हम बॉन्ड तोड़ दें तो वो शायद बॉन्ड बना ले। तो इसलिए तुम्हारा उससे बॉन्ड टूट गया, तो जो बॉन्ड टूटा उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो बॉन्ड टूटा उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बाकी जो प्रोसेस है उसको कुछ कहें उस मैटर नहीं है। जो सिर्फ बॉन्ड टूटा ना, सपोज दैट यहाँ पे ए है और बी है, ये दोनों के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन बीच में कुछ हुआ कि दोनों ए और बी दोनों सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, तो इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, माने टूट जाना, अलग अलग हो जाना। कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में माने कि है वो अपना सिंपलर सब्सटेंस में आ जाए तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टूटना। रिएक्शन which single or more complex compound break down into more simpler substance element, simpler compound is essentially reverse to combination reaction। ये हम बोले ना कि कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है, वही रिवर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जनरल फॉर्मूला बता ही दिए, और टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन अब देखते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, इमेज में दिया हुआ है कि ए और बी दोनों साथ में था और हीट किए, चाहे जो भी कुछ किए, ये दोनों अपना अपना बॉन्ड अलग अलग बॉन्ड छोड़ दिया, तोड़ दिया, उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन। जैसे में कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, ई सी अलग हो गया, ओ अलग हो गया, इसको हम डिकम्पोजिशन कहेंगे। अब टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। मैंने कि एक बार हम तुम लोग को रिवीजन कराते हुए चलते हैं, तो देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़े कि फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है, फिर पढ़े कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े। अब केमिकल रिएक्शन का 4 टाइप था, कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट तो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन डिकम्पोजिशन पढ़ने आए तो फिर इसमें हमको 3 टाइप मिल गया। कौन कौन मिला? एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिला, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिला, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिला। तब ये तीनों के बारे में पहले पढ़ते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो बताते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, बात को सुनना मेरे पहले बात को सुनना, उसके बाद डिफिनेशन पे चलते हैं। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सपोज दैट मान लो कि हाँ, तो वाटर के लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिकल में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। तो हीट में क्या चीज़ का लें, यहाँ पे देखो इमेज में ही दिया हुआ है, इधर उधर छोड़ो, इमेज में दिया हुआ है। देखो इस जो डिब्बा है, इस डिब्बा में हम कॉपर कार्बोनेट रखे हुए हैं,
क्या चाहिए, कॉपर कार्बोनेट। इसको हम हीट करें, नीचे से गैस फ्लेम जलाएं और इसको हीट किए। तो हीट किए तो देखा क्या गया कि जो कॉपर और कार्बोनेट, कॉपर था वो अलग हो गया और कार्बोनेट जो था, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसको हीट करने के बाद जो रिजल्ट आया तो देखा गया कि कुछ गैस रिलीज हो रहा है। तो जो गैस रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आज जो नीचे कुछ ग्रे कलर से ग्रीन कलर से ग्रे कलर होते जा रहा है और नीचे बैठते जा रहा है, वो जो है कॉपर ऑक्साइड है। जब हम इसको हीट किए तो ये गैस तो उड़ गया लेकिन कॉपर ऑक्साइड नीचे रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं और उसका बॉन्ड टूट जाता है, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल यानी हीट, जो मैंने हीट से हो, उसको हमको हीट देना पड़ता है, गैस जला के दे, आग जला के दे, किसी तरह से उसको अगर हम हीट दे रहे हैं उसके बाद वो अपना बॉन्ड को तोड़ रहा है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस वेयर सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एक सिंगल सब्सटेंस को अगर हम हीट करें ड्यू टू हाई हीट, उसको मैंने उसको जो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हीट दें तो वो अपना सब्सटेंस को ब्रेक कर देगा और जो भी उसका सब जो अपना बॉन्ड बनाया होगा वो अपना बॉन्ड अलग कर देगा। यहाँ पे जैसे हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ गया, ये कॉपर ऑक्साइड नीचे बैठ गया। और ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम बता देंगे, नहीं तो कहो तो यहीं पे बता देते हैं। नहीं, सुन लो बताना क्या है, इसको लिए हम स्लाइड क्या लिखें। देखो, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडो और एक्जो, ई एक्स अगर रहेगा और ई एन, दो को याद रखना है बस। स्टार्टिंग के जो दो लेटर है ना, बस इसको याद रखना। ई एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि हमको हीट देना पड़ता है, जिसमें हीट को ज़रूरत होता है। और अगर कहीं पे एक्जोथर्मिक दिख जाए, ई एक्स से स्टार्ट हो, बस इतना ही रखना। तो एक्जो, गो, ई एक्स ओ, तो गो माने कि वहाँ से हीट निकलता है, रिलीज होता है हीट, उसको हम कहते हैं एक्जोथर्मिक। इसको में हम डीपली नहीं जाएंगे। हालांकि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से कुछ क्वेश्चन आता है, तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे उस टाइम इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना बता दिए, जो पढ़ा होगा उसको ले तो डिम हो गया उसका काम इतना में। तो एंडोथर्मिक यानी जिसको हीट देना पड़ता है, जिसमें कि यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं तो इसको कहेंगे एंडोथर्मिक, यानी ये जो है इससे रिलेटेड है। ये जो है जिसमें कि हम जिसको से हीट रिलीज होता है उसको रिएक्शन होते समय, जैसे में कि अगर तुम क्या चीज़ बोलते हैं, अरे HCl जो एसिड है, एसिड में अगर वाटर को डालोगे तो वो हीट रिलीज करता है, तो वो क्या चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है तो इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आगे डिफिनेशन पढ़ लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक, उसके बाद फोटोलाइटिक। हाँ, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो इसको हम यहाँ पे इमेज से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ है, माइनस, और ये प्लस है, ये क्या चीज़ है, सेल, एक बैटरी है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने है इस तरफ नेगेटिव चार्ज है और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो कहना ये है कि अगर इसमें हम एक कंटेनर लें और कंटेनर में हम पानी भर दें और पानी भर के एक एनोड और एक कैथोड डालें और उसको में हम वायर सप्लाई कर दें, और वायर सप्लाई करने के बाद उसको में हम करंट जब पास कराएंगे तो कुछ देर बाद देखा जाएगा कि एनोड पर कुछ आ गया और कैथोड पर भी कुछ आ गया। तो जो एनोड पे आया उसको अगर देखा जाए तो वो जो आया है ऑक्सीजन, और जो कैथोड पे आया है वो आया हाइड्रोजन। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन को तुम गैस जा रहा है उसको अगर जलाओगे तो पॉप साउंड करता है,
हाइड्रोजन का पहचानने का क्या चीज़ है कि वो पॉप साउंड करेगा, पॉप 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 पॉप, हल्का सा पटाखा टाइप के साउंड करेगा। तो इसलिए हम जानेंगे कि ये हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन के फिलहाल मेरे माइंड से भी निकला हुआ है, तो हम गलत नहीं बताते हैं, जो पता रहेगा वही बताएंगे। तो ऑक्सीजन की निकला हुआ है, तो अगर हम एक भी को अगर जान लें कि ये हाइड्रोजन है, तो हमको तो ये पता है कि अगर वाटर बनता है तो क्या जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन इस पे आ रहा है तो ऑक्सीजन उस पे जाएगा। हालांकि हाइड्रोजन के क्वेश्चन पूछता है कि कोई हाइड्रोजन किस तरह के साउंड करता है, हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका क्या है, तो पॉप साउंड करता है। और हाइड्रोजन आता है किस पे, कैथोड पे, ई ऑक्सीजन एनोड पे। और ये आया क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई हम किए, क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई किए। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, माने कि जो बिजली से कोई भी सब्सटेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स या सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिफिनेशन देखते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर अ इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक डाउन इनटू कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि वो बिजली का करंट जो है कोई भी कंपाउंड के दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दे रहा है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह वर्क किस तरह से करता है हम बता दिए कि सेल लगाएंगे, वायर लगाएंगे, कैथोड एनोड के रड डालेंगे। और हाँ, डिस्टिल वाटर नहीं होना चाहिए, हालांकि डिस्टिल वाटर मिलेगा भी नहीं, डिस्टिल वाटर सिर्फ हॉस्पिटल में मिलता है, जो इलाज करने के लिए सुई लगाने के लिए आता है। तो डिस्टिल वाटर नहीं मिलेगा। जो हम लोग पानी भी पीते हैं वो भी डिस्टिल नहीं होता है, उसमें भी करंट पास करेगा क्योंकि फुल प्योर नहीं होता है। तो और ये जो हम स्टेप तुम लोग पढ़ लेना, बाकी हम सारा स्टेप को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पढ़ लेना और लिख भी लेना एक बार। और ध्यान में रखना कि बात कह क्या रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक में बिजली से जो टूट रहा है कोई भी सब्सटेंस सिंपलर में दो या दो से अधिक, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको भी हम सबसे पहले इमेज से देखेंगे, उसके बाद ही डिफिनेशन पे चलेंगे, क्योंकि डिफिनेशन नहीं हम एक पॉइंट एक एक चीज़ बताने वाला है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, इस प्लेट में जो है AgCl है, ये जो प्लेट यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे AgCl है। Ag माने सिल्वर और Cl माने क्लोरीन, क्लोरीन गैस है, और सिल्वर चांदी। और इसको हम एक कंटेनर में चाइना डिश में रखे हैं सिल्वर क्लोराइड को। तो ये जो है, और वो जो है जो चाइना डिश है वो मेरे विंडो के पास रह गया, रात शाम में रखे थे रह गया। और सुबह जब उठ के देख रहे हैं तो सुबह उठ के नहीं देख रहे हैं, जब उसको हम फिर सुबह कहीं चले गए और शाम के जब लौटे हैं, धूप आती थी खिड़की से, तो वो जो हम सिल्वर क्लोराइड रखे थे वाइट कलर के, वो देख रहे हैं कि ग्रे कलर के हो चुका है, वाइट से जो है वो ग्रे हो गया। ऐसा क्यों हुआ? और वो जो पहले से बहुत चेंज टाइप का लग रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो जैसे ही धूप में पड़ता है सिल्वर क्लोराइड, तो वो धूप से रिएक्ट कर जाता है और वो अपना ब्रेक डाउन कर देता है। जो AgCl कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, दो गो कंपाउंड मिल के एक कंपाउंड बना था, दो एलिमेंट मिल के एक कंपाउंड बना था, वो अपने बॉन्ड को तोड़ देता है और Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, और Cl जो है गैस है तो वो उड़ गया, उसका कोई नाम निशान नहीं रहेगा। और Ag जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, चांदी होता है, तो जिस चीज़ में भी था वो वहीं पे बैठ गया। तो जो जिस रीजन से ये टूटा, क्योंकि धूप से टूटा, तो इसलिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? कि जो सन के धूप पे जो सनलाइट से ब्रेक डाउन हो गए दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, उसको हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफिनेशन देखते हैं। तो अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ना वही चीज़ हम बताएं, व्हेन इट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। लाइट प्रोवाइडेड द एनर्जी नीडेड ब्रेक डाउन द केमिकल बॉन्ड, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो हेल्प करता है इसको बॉन्ड को तोड़ने में। इस कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ
फोटोलैटिक एंड फोटो डिसोसिएशन, इसको हम फोटोलैटिक कहेंगे या फोटो डिसोसिएशन कहेंगे। क्लासिक एग्जांपल ऑफ वही है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमियम। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। क्या चीज़ पे चल रहे हैं अब हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। एक तुम्हारी थी जिसको तुम बहुत अच्छा तुम्हारे साथ उसको बॉन्ड था, लेकिन कुछ दिन समय बीता, एक क्लास से 2 क्लास में गए, दूसरे क्लास में कुछ नए बच्चे भी हैं और नए बच्चे में बहुत घुल मिल गए, और फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो तो मेरे साथ अट्रैक्ट थी, लेकिन कुछ दिन लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, कुछ टेंशन हो गया, तो किसी और के साथ बॉन्ड बना के घूम रही है, तो डिस्प्लेस कर गई मेरे साथ। जो मेरे साथ जिसका बॉन्ड था वो किसी और के साथ बॉन्ड बना लिया, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मान लो कि यहाँ पे राम, आर से राम, एस से सीता, एल से लक्ष्मण। मान लो कि पहले राम और सीता के, वो रियल राम सीता लक्ष्मण नहीं है, बस हम ऐसा ही लिख दिए हैं। ये मान लो कि सपोज दैट राम का बॉन्ड सीता साथ बहुत पहले से था, लेकिन कुछ समय बीता और उसके बाद लक्ष्मण का एंट्री हुआ। जब लक्ष्मण का एंट्री हुआ तो सीता देखी कि अरे राम से तो बहुत अच्छा ही है, बहुत केयर ज़्यादा लक्ष्मण कर रहा है, हमको तो इसको साथ बॉन्ड तोड़ देना चाहिए। तो ये जो है इसको साथ बॉन्ड तोड़ दी, और उसके बाद की कोची ये अपना बॉन्ड लक्ष्मण के साथ बना ली। तो ये जो कि राम से डिस्प्लेस करके लक्ष्मण के पास गए, इसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जैसे में देखो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हाँ, इसको मैं तो बोले ना कि ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा केयरिंग कर रही है, मैंने कि उसमें ज़्यादा कुछ अच्छाई होना चाहिए, उसके बाद डिस्प्लेस करेंगे। समझ जाओ, बिना अच्छाई के कोई कुछ नहीं करता है। A displacement reaction is a chemical reaction where one element replaces another element in a compound, typically because the displacing element is more reactive। ये जो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके वो खुद बॉन्ड बना लेता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेस रिएक्शन। ये यहाँ पे एग्जांपल है, हम यहाँ से बताते हैं। जैसे में जिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे देखो जिंक अकेले है और यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट साथ में है, ये बॉन्ड में है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट जब साथ में आया तो फिर देखा गया कि जब प्रोडक्ट आया फिर से वापस लौटा सब, तो अरे कॉपर को अकेले छोड़ दिया, और यहाँ पे जिंक सल्फेट अपना ये दोनों अपन बॉन्ड बना लिया और कॉपर को अकेले भगा दिया। तो क्यों भगाया? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक था, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसको साथ बॉन्ड बना दिया। जिसमें कि लक्ष्मण ज़्यादा एट्रैक्टिव था और उसको ज़्यादा केयर करता था, इसलिए वो राम को हटाकर लक्ष्मण साथ बॉन्ड बनाया। उसी तरह जिंक को कॉपर को हटाकर जिंक के साथ सल्फेट अपना बॉन्ड बना लिया। और बाकी डिफिनेशन ये सब एग्जाम्पल सब पढ़ लो, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रहा है, हम जितना सोचे नहीं तो उससे ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है, तो अब थोड़ा हल्का सा फास्ट चलेंगे। और ऐसे भी मेन कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, ज़्यादा हार्ड अब कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, और बाकी जो कुछ बचा उचा होगा तो हम फिर क्वेश्चन टाइम करा देंगे, क्योंकि ये मेरा चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। और लगता है कि फर्स्ट वीडियो तो है ही, लेकिन अगर इस वीडियो पे कुछ रिस्पांस मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और ट्राई के लिए बना रहे हैं कि कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट बनाएंगे। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट देखने वाला है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में बस फ्लिप कर जाता है, जिसमें कि यहाँ पे देखो A और B आपस में दोनों बॉन्ड बनेले था, और C और D दोनों आपस में बॉन्ड बनेले था। लेकिन जब इस दोनों को
चारों को जब साथ में लाया गया, दोनों को साथ में मिलाया गया और उसके बाद जब प्रोडक्ट देखा गया तो देखा गया कि ए जो है डी के साथ बॉन्ड बना लिया, अब बी जो है सी के साथ बॉन्ड बना लिया, मैंने कि दोनों को अपना जगह चेंज कर लिया। तो ऐसा क्यों किया? जब हो सकता है कि ए और डी में ज़्यादा अच्छा बन रहा होगा, सी और बी में ज़्यादा अच्छा बन रहा होगा और ई दोनों में उतना नहीं बन रहा होगा, तो इसलिए दोनों को अपना अपना जगह पोजीशन चेंज कर दिया। सपोज दैट तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे दोस्त का गर्लफ्रेंड और दोनों को और तुम दोनों कहीं पे गए घूमने और वहाँ पे तुम्हारा भी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया, तुम्हारा दोस्त का भी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया और वहाँ पे तुम दोनों अपना प्लेस चेंज कर दिए। तुम अपने गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त को दे दिया और गर्लफ्रेंड के दोस्त को तुम ले लियो, तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों की अपने बॉन्ड को चेंज कर दिए। लेकिन ऐसा करना नहीं है, ऐसा और होता भी नहीं है, बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी तुम लोग डिफिनेशन पढ़ लेना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज डबल रिप्लेसमेंट। डबल रिप्लेसमेंट माने कि दो बार अपने जगह को चेंज करना। ऑन द मैथनिक्स रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस टू एंड बाकी जो सब है पढ़ लेना, कुछ कर दे रहे ना वो, चलो कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बताए थे ना, देखो 1 और 2 पॉइंट छोड़ दो, 1 और 2 पॉइंट छोड़ दो। पढ़ो क्या चाहिए ऑक्सीडेशन में? कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। या उसका जस्ट उल्टा अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। हम पीछे बता दिए हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी क्योंकि नेक्स्ट टेबल में हम बताने वाला हैं। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे कैटेगरीज है कि किस तरह से हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं और रिडक्शन भी साथ में देखेंगे। अगर ऑक्सीजन, मान लो कि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन है और कोई भी एलिमेंट में वो जुट रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर वही चीज़ किसी एलिमेंट से हट रहा है उसको हम रिडक्शन कहेंगे। या हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट से हट रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। या किसी में जुट रहा है तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। बाकी ये छोड़ दो, एजेंट वाला हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया ना, बस उसका जस्ट उल्टा होने वाला है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें कि यहाँ पे देखो कि Ca+O2, तो यहाँ पे जो ये Ca है ये क्या चीज़ हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड इसको साथ ऑक्सीजन मिल गया, ये तो ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में था और इस पर आके नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये और कार्बन के साथ कार्बन Ca कैल्शियम होता है ना, Ca देख लेना क्या होता है, जो भी है इसके साथ है ये अपना बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे तो ये रिड्यूस हो गया, तो ये तो रिड्यूस हो गया, लेकिन ये हुआ क्या चीज़? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जो हमने दूसरे को ऑक्सीजन दे और उसको ऑक्सीडाइज कर दे उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरे को रिड्यूस करके, खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और जो खुद को रिड्यूस कर, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। मैंने देखो जस्ट उल्टा होता है, माने कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है अपना ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो किसी को दे रहा है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो वो तो ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन वो हो क्या रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम कर रहा है। जैसे में कि यहाँ पे Ca जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको ऊपर ऑक्सीजन का चार्ज आ रहा है और ये ऑक्सीजन क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम कर रहा है? क्योंकि इसको ऊपर से ऑक्सीजन का चार्ज हट रहा है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -2 हो गया, चार्ज घट गया, तो इसको हम रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। बाकी यहाँ फार्मूला से तुम लोग देख लेना, यहाँ पे मेन पॉइंट लिखा हुआ है, द रिड्यूसिंग एजेंट reduce the oxidation number
of other species. The oxidizing agent increase the oxidation number of other species. अब देखेंगे कीरोजन कि कोरेजन क्या होता है। तो कोरेजन जो होता है वो रस्टिंग होता है, जो हम तुम लोग को पहले ही बता दिए, उधर ही बता चुके थे। और ये कुछ लैब है, तो इसको हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। बाकी अब फर्स्ट वीडियो है, बिना कमेंट के अब मन नहीं कर रहा है बनाने का। मन नहीं कर रहा है मैंने कि ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो है, हम देखना चाहते हैं कि कितना बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो में, समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ कमी है तो कुछ कोई लोग बता रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बताएंगे तो हमको कुछ फिर समझ रहे हो कि खुद से कितना सेंस लगा सकते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो ठीक है, चलो। और बाकी जहाँ पे अगर नहीं समझ में आया है कोरेजन, अगर किसी को समझना है, अगर देखेंगे कि कुछ कमेंट कॉमनली कोरेजन पे आ रहा है तो हम कोरेजन पे स्पेशली वीडियो बनाएंगे। लेकिन हम पीछे समझा चुके हैं, तो फिर से हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है। हम सोचे थे कि 30 या 40 मिनट में वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग है, इसको पढ़ लेना। यहाँ पे रेंसिडिटी है, इसको भी हम कहीं पे एग्जाम्पल में बता चुके हैं। बाकी ये सब जो है सब पढ़ लेना है, सभी का डिफिनेशन, और नोट्स लिख लेना, प्रिवेंट लिख लेना। यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ में आंसर भी सभी का दिया हुआ है, तो नो टेंशन नो प्रॉब्लम। सब पढ़ो, सब बनाओ, सब समझो। आज जो भी डाउट है कमेंट करना, और क्वेश्चन अगर वीडियो से समझ में आ रहा है तो थम्स अप करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और नहीं आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो आने वाला वीडियो है जो है उसको मैं तो इससे इम्प्रूवमेंट करेंगे, और इससे अच्छा वीडियो हम देने की कोशिश करेंगे, और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक मत करना अगर नहीं समझ में आया हो, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला जो है हो सकता है उसमें समझ में आए, उसमें भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो को फिर। लेकिन लाइक तभी करना जब समझ में आए, ये नहीं हम कहेंगे कि लाइक कर दो। लाइक नहीं, लाइक हम तभी चाहिए हमको जब समझ में सभी को आवे। नहीं समझ में आता है तो तुम लोग से इतना कहेंगे कि कमेंट करो, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कौन टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। उस टॉपिक से ओनली उस टॉपिक का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो लगता है कि लास्ट स्लाइड हो सकता है, नहीं अभी एक स्लाइड और बचा हुआ है, ये हमारा रहा लास्ट स्लाइड। और यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं ख़त्म। टाटा बाय बाय। बाकी जो अगर कहीं पे कुछ रहा हो, नहीं समझ में आया, जो टॉपिक नहीं समझ में आया, बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई झिझक के। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा होगा देखा जाएगा।